कल यहाँ पे मैंने जब स्टॉप किया था क्वांटम यील्ड पे, एक न्यूमेरिकल रह गया था। वो न्यूमेरिकल कराने के लिए मुझे थोड़ा सा फिर से दोबारा इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्वांटम यील्ड आप लोगों ने कहा था एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें आप लोग क्या करते हो, स्टडी करते हो कि जैसे आप लोग परसेंटेज निकालते हो ना, लाइक ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो ये कहता है कि आपकी अब्जॉर्प्शन हुई है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन हुई है, केमिकल स्पीशीज ने अब्जॉर्ब किया है फोटोन ऑफ लाइट को। बट दैट फोटोन ऑफ लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद वो फिर भी रिएक्ट करता है या नहीं करता, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उनकी। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे अब्जॉर्प्शन के बाद, उनको आप लोग कहते हो कि फोटोन एमिटेड। उसको मोस्टली इस तरह के फॉर्म में लिखा जाता है, वरना उनको कह देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेड डिवाइडेड बाय फोटोन अब्जॉर्ब्ड। जितने फोटोन उसने अब्जॉर्ब करके जितनी यील्ड आपको प्रोवाइड की है उसको क्वांटम यील्ड कहते हैं, जितनी प्रोडक्ट फॉर्मेशन उसने की है। तो बेसिकली कहते हैं अगर इसको, ये एक ऐसी रेशियो बिटवीन सेम थिंग के दरमियान रेशियो है, तो कहता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान आती है। बट आप इसको परसेंटेज क्वांटम यील्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 80 to 90% क्वांटम यील्ड आ गए है। इसका मतलब कि बहुत ज्यादा आपके जितने भी फोटोन अब्जॉर्ब हुए थे वो सारे के सारे आप लोगों ने, आपके रिएक्टर ने अब्जॉर्ब करने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कन्वर्ट हुए हैं। इट मीन के जितने भी फोटोन अब्जॉर्ब हुए थे उनमें से 80 to 90% जितने भी फोटोन है वो एक्टिवेट करवाया है उन्होंने, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करवाने में कंज्यूम हो गए हैं और वो रिएक्शन में यूज हुए हैं, यूटिलाइज हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मैंने आपको कल बताया था, कुछ डिफरेंट प्रोसेस प्रोसेस होते हैं। वो उन प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं कि वो डिग्रेड डीएक्टिवेट भी कर देते हैं उसको, रिएक्टेंट को। और समटाइम क्या होता है, वो विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन को ब्रिंग अबाउट किए बगैर, चेंज नहीं लाते, बल्कि वो क्या करते हैं विदाउट एनी चेंज वो एमिट हो जाते हैं, जिसे आप एक्साइटेड मॉलिक्यूल से वो दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। तो वहां पे क्वांटम यील्ड क्या है, वो उस मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन की वजह से आपके पास, या उस फोटोन ऑफ लाइट के एब्जॉर्प्शन के पास बाद आपका जो रिएक्टेंट है उसने कोई भी अपनी स्टेट चेंज नहीं की है, ना ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो वो आपकी क्वांटम यील्ड में काउंट नहीं होगा। बट ये जो बाकी क्वांटम यील्ड है जिसमें सारे रिएक्टेंट जिन्होंने अब्जॉर्प्शन के बाद वो एक्टिवेट हुए और एक्टिवेट होने के बाद वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में भी गए, उनको कहा जाता है कि वो वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है ना, उनको काउंट किया जाता है क्वांटम यील्ड के अंदर। ठीक है। तो इसकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो है 0 से 1 के दरमियान, और परसेंटेज की जाहिर सी बात है 1% से लेके 100% तक वैल्यूज होगी। ठीक है। तो ये आपका कल एक न्यूमेरिकल था जो कि जाते जाते मैंने करवाया था, बट मुझे लगता है मोस्टली बच्चों को नहीं समझ आया होगा, तो मैंने ये दोबारा से करवाना चाहा। कहते हैं व्हेन अ सब्सटेंस ए वाज एक्सपोज टू अ लाइट 0.02 मोल, वे एक जो सब्सटेंस है उसके मोल्स हैं 0.02 मोल्स हैं, रिएक्टेड इन 20 minutes and 4 seconds। टाइम भी दिया हुआ है। इन द सेम टाइम ए absorbed 2 × 10⁶ फोटोन ऑफ लाइट पर सेकेंड। इतने फोटोन वो एब्जॉर्ब करता है, और एक्सपोज टू लाइट जो है इतने मोल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इतने मोल्स वो है रिएक्ट करती है, इतने ऑब्जॉर्व किए हैं फोटोन और इतनी कन्वर्ट हुई है। कैलकुलेट द क्वांटम यील्ड ऑफ द रिएक्शन। तो आप लोग सबसे पहले मोल को भी नंबर ऑफ फोटोन, या उसे आप कह दो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो मोल से सिंपली नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह निकाले जा सकते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है द सिंपल इज दैट, कि उसने सिंपली उसको क्या किया है कि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आपके पास एक आंसर निकाला है जो कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का आंसर है। नीचे उसने जो कहा है कि कितने जो है टोटल फोटोन एब्जॉर्ब हुए थे, वो थे 2 × 10⁶। इन दोनों को ही आपस में डिवीजन कराई है उसने, क्या किया है कि डिवाइड किया, ऊपर रिएक्टिव मॉलिक्यूल रखे हैं, नीचे आपके फोटोन रखे हैं। दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास एक रेशियो आई है जिसको क्वांटम यील्ड कहा जाता है। ये इतनी ज्यादा नहीं आएगी। अच्छा ठीक है। उसने ये जो 1204 है, ये उस टाइम को भी लिखा हुआ है, लेकिन ये वाकई इतनी नहीं आएगी। आप इसको जरा चेक करें, क्या यही जवाब आता है? ये जरा चेक करके मुझे बता दें। हाँ ना, तो यही चाहिए। लेकिन आपने तो अभी भी, मैम ये 1204 किधर से आया है? ये 1204 20 मिनट 4 सेकंड। मिनट्स को सेकंड में चेंज करो, 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 20 मिनट्स, तो ये 1200 बन जाता है, और +4 सेकंड पहले से अवेलेबल थे। तो ये पर टाइम के लिहाज है, इसलिए इसकी क्वांटम यील्ड जो है वो रेज टू पावर में आई है। अगर आप डायरेक्ट सिर्फ क्वांटम यील्ड निकालते तो
उसके लिए आपको यहाँ पे एक और चीज की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वांटम यील्ड कहता है पर टाइम के लिहाज से उसने पूछी हुई है, दैट्स वाई वो कहता है कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 × 10⁻11 के फॉर्म में आई है। ठीक है, जो आप इसका निकाल के देख लें, मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। ये तो मैंने नेट से एग्जांपल उठाई है। अगर आप लोगों का भी डिवीजन के बाद यही आंसर आता है तो यही क्वांटम यील्ड है। बट मोस्टली जो क्वांटम यील्ड है वो कहता है कि प्राइमरी प्रोसेस की 1 to 1 होती है। सेकेंडरी प्रोसेस अगर हो जाए तो फिर वो 1 से बहुत ज्यादा चली जाती है आगे। और अगर आपकी इन द केस ऑफ एक्टिवेशन एसोसिएशन जिसे आप लोग कहते हो, और दूसरा केस होता था डिसोसिएशन वाला, तो फिर समटाइम क्या होता है कि वो 1 से बहुत कम रह जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। प्राइमरी प्रोसेस में 1 to 1 यानी 100%, और यानी 1 to 1 जितने हुए हैं एब्जॉर्ब सारे के सारे कन्वर्ट हो गए। सेकेंडरी प्रोसेस के लिए वो कहता है कि उसके लिए तो सिचुएशन है कि बहुत कम भी आ सकती हैं और बहुत ज्यादा भी इनहेंस कर सकती हैं, उसकी वैल्यू बहुत ग्रेटर आती है। ये सेकेंडरी प्रोसेस की ही नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें देखें रेशियो बहुत ज्यादा है, 5 × 10⁻11। तो ये सेकेंडरी प्रोसेस होंगे और इसमें हुई भी एसोसिएशन हुई होगी। ठीक है, तो ये क्योंकि देखिए फोटोन जो ऑब्जॉर्ब हुए हैं वो है 2 × 10⁻6, सिर्फ इतने ये से। हम यही आंसर आ। ठीक है, कोई मसला नहीं, ये आ रहा है तो फिर यही लगा दे। क्वांटम यील्ड ये आई है कि इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी प्रोसेस हुए हैं ना वो सेकेंडरी एसोसिएशन के भी प्रोसेस हुए हैं। दैट्स वाई आपने फोटोन इतने अब्जॉर्ब करवाए हैं, बट फोटोन अब्जॉर्प्शन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो बहुत ज्यादा इनहेंस है, बहुत ज्यादा ग्रेट है। दैट्स वाई वो कहता है कि ये जो है ना, ये सेकेंडरी प्रोसेस के लिए आपके 1:1 वाला जो असूल था जो आइंस्टाइन ने कहा था, वो इक्विवेलेंस लॉ वाला, वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो क्वांटम यील्ड इसलिए भी निकाली जाती है क्योंकि ये 1:1 को फॉलो नहीं करती। इसके लिए फिर हम लोग को कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, आगे। अच्छा, पहले मैं मैम फिर भी अगर एमसीक्यू में आए तो इसकी वो वैसे पूछ सकते हैं भाई ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो फिर नहीं नहीं, कैलकुलेट करके प्राइमरी देना सेकेंडरी पड़ेगा। प्रोसेस नहीं, नहीं प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेस बिल्कुल नहीं पूछेंगे आपसे, कोई भी नहीं पूछेगा। क्योंकि वो उसकी लिमिटेशन है, स्टार आइंस्टाइन लॉ की वो लिमिटेशन है, वो नहीं आपसे कोई भी पूछेगा। डायरेक्ट आपको क्वांटम यील्ड की जो कैलकुलेशन है वो पूछेंगे, और वो बहुत छोटी होगी। ये तो बहुत ज्यादा है ना, 0.002, ये काफी लंबी चौड़ी है, तो वो थोड़ी सी फोटोन ऑफ लाइट, वो डायरेक्ट ही नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ फोटोन आपको दे देंगे। वो बहुत माइन्यूट सा एक क्वेश्चन आया भी हुआ था, और मुझे पता है वो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं आपको भेज दूंगी, लेकिन आज जो मुझे दो चार मिले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपकी उस तरफ चलते हैं। यहाँ अगर कहते हैं तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ल्यूमिनेस ल्यूमिनेसेंस बेसिकली ना होता क्या है। ल्यूमिनेसेंस कहता है कि ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर दो तरह की ल्यूमिनेसेंस होती हैं। एक होता है कैम्यूल्यूमिनेसेंस, जिसको ये नीचे लिखा हुआ है, मैंने सही लिखा हुआ है कि इसको कहते हैं कैम्यूल्यूमिनेसेंस। एक ये होती है और एक होती है फोटोल्यूमिनेसेंस। दोनों का केस एक है। कहता है जब भी किसी भी जो सीपीसी है उसके अंदर से लाइट निकलती है, तो वो लाइट किस तरीके से निकलती है ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन लाइट निकलती है, उसे कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। जब वो ग्लो करती है, आप कहते हो, आप लोगों ने बहुत सी ऐसी एग्जांपल देखी होंगी जिसमें आप लोगों ने बहुत से केमिकल्स पढ़े होंगे, आप कहते हो कि वो ग्लो करते हैं, यानी कि वो ल्यूमिनेसेंट है। वो क्या करते हैं, वो ग्लो कर रहे होते हैं, उनके अंदर से लाइट एमिट हो रही होती है, विजिबल लाइट होती है, विजिबल होगी तो आपको नजर आएगी, दैट्स व्हाई। और ये क्वेश्चन भी एक आता है कि ल्यूमिनेसेंस में कौन सी लाइट आपको निकलती है, जो वो ल्यूमिनेसेंट करते होते हैं वो कौन सी लाइट होती है। तो डेफिनेटली अगर वो ल्यूमिनेसेंट करते हैं और आपको पता चल रहा है कि वो कर रहे हैं, उनके अंदर से लाइट निकल रही है, तो वो सिर्फ वही लाइट हो सकती है जो विजिबल है। अदरवाइज यूवी या आईआर निकलेगी भी तो आपको कौन सा नजर आएगी। ठीक है, तो वो विजिबल लाइट ही होती है। तो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है लुमिनिसेंस। इसकी दो मेन टाइप हैं, एक है फोटोल्यूमिनेसेंस और एक है आपकी कैमियोल्यूमिनेसेंस। दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे। फोटोल्यूमिनेसेंस की दो टाइप्स हैं आगे, एक है फ्लोरेसेंस और एक है फॉस्फोरेसेंस। और जो केमियोल्यूमिनेसेंस है वो सिंपल है, आप लोग उसको भी अलहदा पढ़ोगे। बेसिक दो टाइप, एक का नाम फोटोल्यूमिनेसेंस और दूसरी का नाम कैमियोल्यूमिनेसेंस। अभी आप ना फोटो वाले को छोड़ दो, सिर्फ कैमियोल्यूमिनेसेंस पे फोकस करो, वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम फोटो की दोनों टाइप से अलहदा पढ़ लेंगे। इसके अलावा कहता है एक और एक एमसीक्यू सॉरी इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बायोल्यूमिनेसेंस का, वो भी बहुत से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ये जुगनू वगैरह देखे होंगे, वो क्या करते हैं, वो ल्यूमिनेसेंट करते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म ल्यूमिनेसेंट करता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसी भी चीज से, केमिकल स्पीशीज हो वैसे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है तो उसे बायो कहेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस।
हाँ, उसके ऊपर उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, वो क्यों ल्यूमिनेसेंट करता है, वो तो हम लोगों ने पढ़ा था। वो ऐसे फॉर्मोन्स रिलीज करता है कुछ उसके अंदर, इस तरह के स्टिकी केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं कि वो जब उनको ऑक्सीडेशन मिलती है, मतलब वो इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, तो रात के वक्त जो है ना वो आपको चमकता हुआ वो नजर आता है। तो ये फायरफ्लाई का जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये मैं आपको पीछे से एक जनरल नॉलेज वाले टाइप बता रही हूँ। इसकी बेसिकली बायोल्यूमिनेसेंस का यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे हम, इसमें ल्यूमिनेसेंस की हम दो टाइप पढ़ेंगे। मेन है जो है, एक है फोटो ल्यूमिनेसेंस और दूसरी है कैमोल्यूमिनेसेंस। कैसे होता है, वो क्यों होता है, ये सारी हम चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले है कैमोल्यूमिनेसेंस है। कहता है इसमें क्या होगा कि आपकी जो केमिकल स्पीशीज है, ये क्या करती है, ये लाइट एमिट करती है। कोई भी केमिकल स्पीशीज हो सकती है। इसकी बहुत ही बेहतरीन सी मिसाल आप लोगों को मिलती है व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, एक मिनट मुझे याद करने दें। ये हम लोगों ने ना डेली लाइफ में भी इसका बहुत सारा यूज होता है। बहुत से ऐसे अ, तस्वीरें भी होती हैं। और इसकी एक और चीज थी, वो मेरे जहन से निकल गई है। वो क्या थी कि उसमें क्या होता है कि वो ये जो छोटे बच्चों के लिए ना टॉयज होते हैं, वो चमक रहे होते हैं। ठीक है, अंधेरे में करते हैं तो वो बिल्कुल आपको नजर आ रहे होते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि वहां पे केमियोल्यूमिनेसेंस हो रही होती है। मोस्टली क्या किया जाता है कि ऐसे तमाम टॉयज को, या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, उनको कोट कर देते हैं विद फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस की पांच आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, एलोट्रॉप्स है, वो आपको इनऑर्गेनिक वाली मैम ने करवाई होंगी। तो कहते हैं कि वो जो फॉस्फोरस है, वो जब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज होता है या उसके साथ इन कांटेक्ट आता है, तो आपके जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो उस फास्फोरस के साथ रिएक्ट करती हैं। और जब वो उस फास्फोरस के साथ रिएक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो व्हाइट फास्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ PO2, HPO, इस तरह की, मतलब फास्फोरस की हो जाती है ऑक्सीडेशन। तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि वो अपने अंदर से लाइट रेडिएट कर रहा होता है, कोई भी रोशनी, विजिबल लाइट। कोई भी रोशनी क्यों कहूंगी मैं इसे कहूंगी कि वो विजिबल लाइट रेडिएट कर रहा होता है जो आपको नजर आ रही होती है। आप इसे केमिकल ल्यूमिनेसेंस इसलिए कहते हो क्योंकि ये कोई केमिकल स्पीशीज थी, एक ऐसी ऐसा रिएजेंट, एक ऐसी केमिकल स्पीशीज जो क्या करती हैं, अपने अंदर से लाइट एमिट करती हैं। किस वजह से करती है वो भी हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे ये पहले इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो वो कहता है कि लाइट एमिट करती है, एनी केमिकल स्पीशीज व्हिच एमिट द लाइट आर, यू कैन से दैट के इट ल्यूमिनिसेंट सम काइंड ऑफ द लाइट। वो अपने अंदर से ग्लो करवाएगी लाइट को, और उसको आप लोग केमियोल्यूमिनेसेंस कहते हो। उसके एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दी व्हाइट फास्फोरस की। उसके बहुत से टॉयज अभी भी मेरा ख्याल बहुत से आते हैं जो बच्चों ने पकड़े होते हैं, और वो लाइट के अंदर ग्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें अंधेरे के अंदर ग्लो कर रहे होते हैं। It produces high amount of energy lost in the form of photon when electronically excited product molecule relax to their stable ground state। अच्छा जी, ये केमिकल ल्यूमिनेसेंस के नीचे जो मैंने टाइप्स लिख दिया, ये बेसिकली फोटो ल्यूमिनेसेंस की थी। वो एक पॉइंट डालना मुझे याद नहीं रहा, तो यहाँ पे वो उसके लिए माजरत, क्योंकि ये जो नीचे वाला पॉइंट है ना, ये सेकंड पॉइंट है, ये बेसिकली उसी का है। मैं इसलिए आपको पीछे से अब एक्सप्लेन ये करने लगी हूँ कि ये होता क्यों है। मैम, जी, ये जो केमिल्यूमिनेसेंस वाला आपने बताया है कि अंधेरे में वो लाइट ऑक्साइड की वजह से करते हैं, तो फिर जब वो रोशनी में होते हैं उस टाइम भी एयर के कर साथ रहे तो होते हैं। उनका हाँ टच जी, होता है। कर रहे होते हैं। मैं आपको देखे सारे अंधेरे में, पता है क्यों अंधेरे में आपको नजर आ जाती है वो चीज, करना उसने लाइट की प्रेजेंस की वजह से ही है। मैं आपको इसके अब रीजन इसीलिए बताने लगी हूँ। ये देखें आप, फिर सबसे पहले होता है फास्फोरस जो है ना, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल होते हैं सारे के सारे। कहता है ग्राउंड स्टेट में जब वो लाइट आप लोग जब उसके एनवायरनमेंट में एक्सपोज करवाते हो, या इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन लेके आते हो, तो वो ऑक्सीजन की वजह से एक नई स्पीशीज बनाता है, PO2, HPO, कुछ इस तरह से कुछ भी बना देता है। ठीक है, वो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। व्हाइट फॉस्फोरस की बात करिए, उसकी एग्जांपल पड़ी हुई है। तो कहते हैं उनकी ऑक्सीडेशन की वजह से वो जो चीज बनती है ना, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। वो जब लाइट में आप लोग उसको इन्वायरमेंट में लेके आते हैं ना, वो उसी वक्त लाइट अब्जॉर्ब कर चुका होता है। ठीक है, वो लाइट अब्जॉर्ब करके अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट आप लोग को डिफरेंट लेवल आप लोग पढ़ते हो। द वन लेवल इज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक लेवल। आप लोग कहते हो कि लाइक आप लोग कहते हो कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल में ये आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको कल भी बताया था, एक होता है
शेल टू शेल, ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल के। इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करके जा रहा है, ठीक है, वो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल होता है। और उसी के अंदर आप लोग कहते हो इलेक्ट्रॉनिक लेवल से क्लोज एक वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। और फिर वाइब्रेशन लेवल के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने शेल 1 एंड शेल 2 कहा, उन दोनों के दरमियान आते हैं वाइब्रेशनल लेवल बहुत ज्यादा, ठीक है। वो एक एक शेल के या एक एक लेवल के अपने होते हैं। मेरे ख्याल मैंने इसमें ना तस्वीर, एक मिनट, ये देखें, ये निकली हुई है। ये है एस नॉट, ये है ग्राउंड से, ये आपका शेल लेवल है, ठीक है। ये एक दूसरा शेल है, आप समझ लें कि ये फर्स्ट शेल था और ये सेकंड शेल है। हर शेल के अपने वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, इसके भी हैं और इसके भी हैं। अब इन वाइब्रेशन, ये यहाँ तक जो बात है ना, हम लोग जो फोटो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सिर्फ वाइब्रेशन लेवल तक पढ़ते हैं। कहते हैं इन वाइब्रेशनल लेवल के अंदर भी छोटी छोटी इनलेट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो आप लोग के रोटेशनल लेवल कहलाते हैं। शुक्र है मैंने डाली हुई थी, वरना मुझे समझाने में थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो कहता है कि होता क्या है कि जब आप उस एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हो तो वो जितने भी आपके फास्फोरस के या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है ना एक्साइटेड कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं इन द हाई एक्साइटेड लेवल, या आप लोग कह सकते हो कि ग्राउंड स्टेट से निकल के एक्साइटेड स्टेट में वो चले जाते हैं। फिर जब आप बेशक उसे अंधेरे में करो, रोशनी में रखो, या जो भी करना है वो करो, कहते हैं फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से जब दोबारा वापस आते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की होती है वही अमाउंट ऑफ लाइट वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं। बट यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे फर्क ये होता है, ये वाली बात तो आप लोगों ने सबने सुनी हुई है कि उतनी अमाउंट ऑफ लाइट निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे फर्क ये होता है, कहता है कि समटाइम क्या होता है कि ऐसे कुछ केमिकल्स के अंदर, अब सब तो नहीं ना केमिकल लुमिनेसेंस करते, ऐसे तो हर कोई एब्जॉर्ब करता है लाइट और उसी को उसी उतनी ही लाइट निकाल देनी चाहिए, तो वो भी ग्लो करने चाहिए, तो हर कोई नहीं करता। तो रीजन इज दैट कि कहता है कि कुछ जो आपके मटेरियल्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर इंटरनल कन्वर्जन्स या अपनी वाइब्रेशनल लेवल तक कुछ इस तरह से मॉडिफाई करते हैं अपने आप को, या आप ये कह सकते हो कि जब वो डी एक्साइट हो रहे होते हैं तो उनके दरमियान कन्वर्जेंस होती हैं, और उन कन्वर्जेंस के नतीजे में वो क्या करते हैं कि वो ऐसी लाइट या ऐसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करते हैं जो आपको विजिबल रीजन में नजर आती है, वरना तो हर कोई कर रहा होता है। बट कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी इंटरनल कन्वर्जेंस, सिंगलेट एंड वो ट्रिपलेट स्टेट आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो कहते हैं कि इंटरनल कन्वर्जेंस की वजह से वो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट किस्म की अपने अंदर से जो लाइट एमिट करते हैं और वो विजिबल रीजन में लाई कर जाती है बाय चांस, जितनी वो लाइट निकालनी होती है। तो वो वाली जो स्पीशीज है उनको केमिकल ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है, कीमियो ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। इसी तरह की फोटो ल्यूमिनेसेंस भी होती हैं, वो भी लाइट निकालती हैं, वो भी केमिकल स्पीशीज होती हैं। उन उसकी दो टाइप्स हैं, एक है फ्लोरिसेंस और एक है फॉस्फोरेसेंस, वो आगे पढ़ेंगे। पहले आप लोग मुझे ये बता, आप लोग मुझे ये बता दो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है बच्चों, अगर है कोई क्वेश्चन तो पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें से ना मैं आपको पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। ये जो 2020 में हुआ था ना, आई गेस इसमें से ना 4 एमसीक्यूज आए थे। और मुझे ना अभी जो निकला है ना वो मेल वाला निकला है, उसमें 2 आए हुए हैं। जो फीमेल वाला है ना वो मैंने डाउनलोड तो किया हुआ था, डेफिनेटली वो किए हुए थे सारे मैंने, 17 से लेके 15, 12 और 17 के बाद वाले सारे किए हुए हैं। लेकिन मुझे ना वो फीमेल वाला मिल नहीं रहा, मुझे अभी मिलता है तो मैं आपको वो भी 4 एमसीक्यूज दिखा देती हूँ। लेकिन इतना मुझे पता है कि तब जो बच्चे लेकर आए थे उन्होंने बताया था कि ये फोटो केमिस्ट्री के तकरीबन 3 से 4 एमसीक्यूज आए थे। ऑर्गेनिक वालों के लिए तो इजी काम था, क्योंकि ऑर्गेनिक वाले फोटोकेमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी तकरीबन इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, तो वो उन्होंने पढ़े हुए थे। बट ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया था एनालिटिकल वालों को उन्होंने उसमें, क्योंकि फोटोकेमिस्ट्री और जो है ना वो थोड़ी सी वहां पे एनालाइज किया जाता है चीजों को, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। केमिकल वैसे भी ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना थोड़ी सी वैसे भी दूसरे सब्जेक्ट से अगर दूसरे इसकी देखी जाए तो उसके लिहाज से थोड़ी सी टफ समझी जाती है। लेकिन इट्स ओके, लेकिन टफ नहीं है। कुछ बच्चे वैसे ही इसको टफ समझ जाते हैं कि शायद पर इसमें मैथ बहुत ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। अब है हम लोग पढ़ रहे हैं फोटो, फोटो सॉरी फोटोल्यूमिनेसेंस की दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। तो ये आप लोग एक एमसीक्यू तो ये आया था फ्लोरिसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोग जितना पढ़ेंगे आप लोगों को ये समझ तो आ जाएगा, लेकिन ये है कि आप लोग जितना पढ़ोगे ना इसको,
आप लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। सबसे पहले है फ्लोरेसेंस। द मिशन ऑफ इज बेसिकली इमीडिएट एंड देयरफॉर जनरली ओनली विजिबल इफ द लाइट सोर्स इज कंटिन्यूस। ये मैं इसकी समझाती हूँ आपको बात। ये कहना ये चाह रहा है, कहता है कि ये क्या करता है कि इसके अंदर से एमिशन ऑफ लाइट होती है, वैसे ही बिल्कुल एक्साइट हुआ होता है मॉलिक्यूल, वो डी एक्साइट होता है और डी एक्साइट के नतीजे में अपने अंदर से लाइट एमिट करता है, और वो लाइट आपकी विजिबल रीजन में होती है जिसकी वजह से वो चीज आपको नजर आ जाती है। ठीक है, अब आप लोग बेशक उसको यूवी विजिबल आई आर कुछ भी देते हो, तो लेकिन वो कहता है कि जब वो निकालता है वो विजिबल रीजन के अंदर ही लाई कर रहा होता है। फ्लोरेसेंस का मतलब ही ये है, ऐसे तमाम स्पीशीज जो अपने अंदर से लाइट एमिट करें और वो लाइट जो एमिट हो वो विजिबल रीजन के अंदर हो, वो फ्लोरेसेंस कहलाते हैं। लेकिन फर्क होता है दोनों में, यही है, दोनों लाइट एमिट करते हैं जो कि विजिबल रीजन में लाई कर रहे होते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, मटेरियल्स के अंदर कहता है कि ये क्या करता है कि ये थोड़ा सा फास्ट प्रोसीजर है फ्लोरेसेंस, और जो फॉस्फोरेसेंस है ये एक स्लो या डिले प्रोसेस होता है। फ्लोरेसेंस जो है वो फास्ट है और फॉस्फोरेसेंस डिले है। ठीक है, ये एमसीक्यू डायरेक्ट सेकंड्स में पूछा गया हुआ था कि कितने सेकंड तक ये कितने टाइम डिले का होता है और ये कितने टाइम डिले का होता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहिए चाह रहा है कि जब तक फ्लोरेसेंस जो है ना वो तब तक चलती रहती है जब तक इसको इसका आपने फॉर एग्जांपल आपका एक मटेरियल है, लेट्स सपोज कहते हैं, तो ए मटेरियल है, ए मटेरियल को जब आप लोग किसी लाइट सोर्स के अंदर एक्सपोज करते हो, तो एक्सपोज करने के बाद वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइटेशन के बाद वो जब डी एक्साइट होता है तो अपने अंदर से वो लाइट निकालता है जो कि विजिबल रीजन में लाई कर रही होती है और वो आपको नजर आ जाती है। बट कहता है कि फॉस्फोरेसेंस में होता, सॉरी फ्लोरेसेंस में होता क्या है कि जब तक आप लोगों का सोर्स उस मॉलिक्यूल को एक्साइट कर रहा है और वो मॉलिक्यूल एक्साइट फॉर्म से डी एक्साइट हो रहा है, तब तक वो क्या करेगा, वो अपने अंदर से फ्लोरिसेंट करता रहेगा, वो अपने अंदर से लाइट एमिट करता रहेगा, ग्लो करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग स्विच ऑफ करते हो सोर्स ऑफ लाइट को, तो कहता है चूंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये बहुत कम टाइम के लिए स्टे करता है, तो कहता है जैसे ही आप लोग लाइट ऑफ करते हो इसके एक्साइटेड मॉलिक्यूल विद इन द सेकंड, सेकंड के भी नैनो हिस्से में वो कहता है कि वो फौरन डी एक्साइट हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप लोगों ने कैसे लाइट ऑफ की, और फौरन ही आपका सिस्टम जो है पूरे के पूरे जो फ्लोरेसेंट सीपीसी होती है वो क्या कर जाती है, वो डी एक्साइट हो जाती है और सारी लाइट को उसी दौरानिये में निकाल देती है। कोई भी चीज पीछे नहीं बचती कि वो थोड़ी देर के लिए मजीद चमकती रहे। जैसे ही आप लोग उसको आप ये कह सकते हो कि जैसे ही आप उसको लाइट से अंधेरे में लेके आते हो वो बुझ जाती है, वो फ्लोरेसेंट मजीद नहीं करती। फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, कहता है ये भी एक करता तो ऐसे ही है, लेकिन ये क्या करता है, इसका जो टाइम डिले है वो थोड़ा ग्रेटर होता है, वो थोड़ा लेंथी होता है। ये तकरीबन 10⁻³ से 100 सेकंड तक स्टे कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर आप लोगों का एक मटेरियल है और आप लोगों ने उसे एक्सपोज किया, वो एक्साइट हुआ और फिर डी एक्साइट हुआ, तो कहता है ये आफ्टर ग्लो भी करता है। डी एक्साइट हो गया, तो ये जैसे ही आप लोगों ने सोर्स जिसकी वजह से आप उसे एक्साइट कर रहे थे उसको स्विच ऑफ कर दिया, उसको स्विच ऑफ करने के बाद भी कहता है कि ये क्या करता है, ये स्टे करके रखता है एज कंपेयर टू फ्लोरेसेंस, उससे ग्रेटर टाइम के लिए स्टे करता है, और ग्रेटर टाइम तक स्टे करने की वजह से ये आफ्टर ग्लो भी करता है। आफ्टर ग्लो का मतलब ये है कि स्विच ऑफ करने के बाद भी ये थोड़ी देर तक अपने आप को परसिस्ट रखता है। कितनी देर तक, उससे तकरीबन तकरीबन कितना बनता है टाइम डिले, आई थिंक 1000 से लेके 10,000 या उससे भी ज्यादा, मेरा ख्याल है उससे भी ज्यादा सेकंड्स का स्टे करता है। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो पीछे की केमिस्ट्री देखें तो कहता है फ्लोरेसेंस में बेसिकली क्या होता है, आपकी ग्राउंड स्टेट से मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, सीधा सीधा आपके एक्साइटेड स्टेट S1 में चला गया, S0 से S1 में एब्जॉर्प्शन के बाद। उसने जो ऊपर S1 डैश डाला हुआ है ना वो सिर्फ वाइब्रेशन लेवल को शो कर रहा है, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी मैं आगे एक और आपको डायग्राम दिखाऊंगी, फिर आपको क्लियर समझ आ जाएगी। फिर वो कहता है कि ये एक्साइटेड होने के बाद बिल्कुल सेम वही काम करता है, डी एक्साइटेशन करता है और बिल्कुल अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर फॉस्फोरेसेंस का केस देखा जाए तो वहां पे पहले क्या होता है, ये बेसिकली मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा, आप लोग नोट कर लो। फॉस्फोरेसेंस में आपकी जो स्पिन है ना, आप लोग जब एक्साइट होता है ना मॉलिक्यूल, वो जिस स्पिन से ऊपर जाता है उससे ऑपोजिट स्पिन से यानी इन्वर्जन ऑफ स्पिन से वापस आता है। इसे ट्रिप्लेट स्टेट भी कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को तो पता होगा क्योंकि आप लोगों को वो इनऑर्गेनिक, ये मैं आपको दिखाती हूँ, इनऑर्गेनिक को सर ने पढ़ाई होगी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इस तरफ फ्लोरिसेंस हो रही है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुई,
अगर यहाँ से कहता है कि आपकी ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट अगर आपकी S2 में यानी एक्साइटेड स्टेट दिस में या दिस में चला जाए कहीं भी, और वहां पे वाइब्रेशन लेवल तक भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है, वो वापस अगर दोबारा ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए तो आपकी हो जाएगी फ्लोरेसेंस। ये आपको दिखाई गई है, उसने कहता है ये S1 है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल से वो आया आपकी S0 ग्राउंड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल पर सीधा, बगैर किसी स्पिन के चेंज के। जैसे स्पिन से गया था उसी स्पिन से वापस आ गया, ये नहीं देखना आप लोगों ने, ये दूसरे का है। जिस स्पिन से गया था उस स्पिन से वो वापस आ गया, लाइक दिस, ये देखें, इस स्पिन से ये गया था। ये भी फॉस्फोरेसेंस का है, ये सारी फॉस्फोरेसेंस का है, ये सही है शायद, ये सारा फॉस्फोरेसेंस के लिए लिखा हुआ है, यहाँ देख लेते हैं। कहता है फॉर एग्जाम्पल इस स्पिन से, सीधी स्पिन के साथ गया था, उस स्पिन के साथ वो वापस लौट कर आ जाए तो वो कहता है कि जितनी भी वो निकालेगा एनर्जी अपने अंदर से, वो सारी की सारी फ्लोरेसेंस की टर्मिनोलॉजी में आप लोग इस्तेमाल करोगे। एक इससे दूसरा जो आप लोग पढ़ रहे हो अपोजिट वाला सिनेरियो, वो है फॉस्फोरेसेंस का। कहता है इसके पीछे जो केमिस्ट्री है ना, कि ये आफ्टर ग्लो करता है, बड़ी देर तक स्टे करता है, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? वो कहता है जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया हुआ था इलेक्ट्रॉन, या आपका जो भी चीज थी, वो आपकी एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही गई थी, वो दोबारा कहता है कि वो आपकी इंटरनल कन्वर्जन या इंटरक्रॉसिंग सिस्टम लिखा हुआ है, इस सारी टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में पढ़ी है। मैं बता देती हूँ, थोड़ी बहुत मैं बता दूंगी, बाकी आपको पता होगी। कहता है आपका, ये क्या कहते हैं, ये सबसे पहले आप लोग कहते हो कि एक्साइटेड स्टेट के जो वाइब्रेशन लेवल्स ग्राउंड स्टेट के उससे मैच कर रहे होते हैं, इसको ट्रिपलेट स्टेट भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन इस स्पिन से गया था एक्साइटेड स्टेट में, और वहां जाके ट्रिपलेट स्टेट में, ये देखो सबसे पहले कहता है कि ये गया था यहाँ से यहाँ इस स्टेट में, ये जाता है ट्रिपलेट स्टेट में, यानी कि अपनी स्पिन को इन्वर्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, और दोबारा जब वापस डीएक्साइट होता है तो वो उस स्टेट से होता है जिस स्टेट से गया है, उससे ऑपोजिट आता है वापस। ये ना देखें, इस स्टेट से फॉर एग्जाम्पल ये गया था, और वापस जब आया है वो इस स्टेट में है, क्यों? क्योंकि जब ये ऊपर चला गया था वहां पे उसने इंटर कन्वर्जन कर ली और वो ट्रिपलेट स्टेट में चेंज हो गया। इसको ट्रिपलेट भी कहते हैं, इसको ये कहते हैं इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ स्पिन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ स्पिन कर लेते हैं। तो कहता है ये जो स्पिन इसने चेंज कर ली है ना, इसकी स्पिन के चेंज करने की वजह से इसको बहुत देर तक वहां स्टे करना पड़ जाता है। लाइक उसकी कन्वर्जन के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और उस टाइम की वजह से वो कहता है कि आपकी जो कन्वर्जन है वो डिले कर जाती हैं। इसलिए वो कहता है कि जब ये डी एक्साइट होता है उसके लिए उसको टाइम लग जाता है, और डी एनर्जी तो निकलती रहती है, लेकिन आप ये भी देखो कि सारे मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए उसको बाहर एनवायरनमेंट के अंदर रखा, और वो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे एक्साइट कर चुके थे, ठीक है। अब वो आप लोग क्या किया, आपने उठा के स्विच ऑफ कर दिया सोर्स, जिसकी वजह से वो लाइट एक्सपोज हो रही थी आपके सिस्टम पर, आप उसको अंदर ले आए, अंधेरे में ले आए किसी भी तरीके से। तो कहते हैं कि वो अपनी स्पिन चेंज करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। जब तक वो अपनी स्पिन नहीं चेंज करते, वो स्पिन चेंज करके यहाँ तक नहीं आते। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि ये स्पिन चेंज करना उन्हें कैसे पता होता है, तो कुछ ये मटेरियल्स की अपनी क्वालिटीज होती हैं। हर मटेरियल की क्वालिटी होती है कि वो वाइब्रेशनल जो है वो भी एक्साइटेशन और वो रिलीज भी कर रहा होता है, डी एक्साइटेशन भी हो रही होती है, इंटरक्रॉसिंग सिस्टम भी हो रहा होता है, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो कुछ मटेरियल फ्लोरेसेंस करते हैं, कुछ फॉस्फोरेसेंस करते हैं, डिपेंड करता है कि उनके एक्साइटेड और डी एक्साइटेड स्टेट में या उनकी स्पिन्स के अंदर कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। मैम ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। ये मुश्किल टॉपिक है, चल, लेकिन मुश्किल है, करना तो बाद पड़ेगा। में। आप ना, अगर आपको ये नहीं भी इतना ज्यादा पता चल रहा ना, इसकी दो चार बातें जो है ना बहुत बेसिक, वो याद जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो पूछेगा भी क्वेश्चन तो वो सीधे ये इस तरह से डिटेल में इतना नहीं जाएगा। वो मैं आपको बता देती हूँ, तीन चार जो टिप्स हैं वो याद रख लें। वो टिप्स ये है कि फ्लोरीसेंस जो है वो फास्ट प्रोसेस है, पहली बात। और दूसरा, आपने इसका टाइम ड्यूरेशन जरूर याद रखना है, एमसीक्यू मोस्टली यही पूछे जाते हैं कि इनके टाइम ड्यूरेशन बता दें। अच्छा, मैं बता देती हूँ। और दूसरा जो आप कह रहे हो ना, एक बात मैंने कही कि ये फास्ट है फ्लोरिसेंस, और फॉस्फोरिसेंस जो है वो स्लो है, डिले रेट है।
इनके टाइम याद करने हैं दो, और तीसरी बात स्पिन की बात जरूर याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट याद रख लें आप लोगों से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। इसकी वजह क्या है कि ये फिजिकल का मेन मतलब ये आगे वाला कोर्स है। बट इट्स ओके, आप लोग ये 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इनको मत भूलिएगा। नंबर वन इज दैट ऑफ स्पिन चेंज, सेकंड इज द डिले रेट, वो जो सेकंड्स में मैंने आपको दिया हुआ है, फ्लोरिसेंस इज फास्टर देन दैट ऑफ द फोस्फोरिसेंस। ठीक है, ये चीजें जरूर याद रख लीजिए, लेकिन इसको पढ़ने की कोशिश करें, आपको डिफरेंट बुक्स में मिल जाएगा। इसका सबसे आसान एक ना फोटो रेडिएशन की एक बुक थी, फोटो केमिस्ट्री की ही एक बुक थी, वो मेरे पास बिल्कुल छोटी सी हार्ड फॉर्म में मौजूद थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो बहुत एक चैप्टर ही था, आप समझ लीजिए वो चैप्टर ही था, तो वो चैप्टर बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे तरीके से उसने लिखा हुआ था। लेकिन अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको ना उसका कैम स्कैनर से पीडीएफ भेज दूंगी। अब एक बच्ची ने मुझसे पूछा है, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड रोटेशन एनर्जी लेवल। बच्चे, अल्फा आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है? मुझे आप बता दें तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बता देंगी। स्पेक्ट्रोस्कोपी सर ने या मैम ने आपको करवाई है? नहीं मैम, अभी करनी है सेशन में। अच्छा ठीक है, इस सेशन की करनी है, ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर आप वो करोगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेसिकली होता क्या है, मैं लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। एक मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली थी, ये रही। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये देखें। आप लोग कहते हो एक होता है शेल, शेल KLMN, ठीक है, वो होता है। आप कहते हो कि केल जो है वो ग्राउंड स्टेट शेल है, सबसे पहला शेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हाई शेल में जाते हैं। ठीक है, इसको शेल एक्साइटेशन कहा जाता है। ठीक है, इसको मेन इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन की स्टेट से वो अगर ऊपर वाली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की स्टेट में गया है। हर जो है ना आपकी शेल, उसके अपने वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। वाइब्रेशन आप लोग कहते थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, या आप सॉलिड्स के अंदर या लिक्विड किसी भी मटेरियल के अंदर आप लोग कहते हैं उसके अंदर एक तो होती है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, एक वाइब्रेशनल और एक रोटेशनल होती है। अब वाइब्रेशन से मुराद यह है कि आपके जो सोलिड्स के एटम है वो वाइब्रेट करते हैं, या इसको आप सिंपली पढ़ लो कि हर एक जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है उसके अपने वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। ये तकरीबन मैंने जहाँ पढ़ा था वो तकरीबन 5 थे, 5 5 होते हैं, या 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो V1 V2 V3, जैसे E1 E0 जिसे आप लोग कहते हो एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट, E1 कहते हो एक्साइटेड स्टेट को, एनर्जी लेवल जिनको कहते हो, शेल्स भी कहते हो दूसरी टर्मिनोलॉजी में। हर शेल्स के दरमियान में S1 है आपकी एक्साइटेड एक्साइटेड शेल, या E1 कह सकते हो एनर्जी लेवल, और ये S0 है। कहते हैं इन दोनों के दरमियान में इसके वाइब्रेशन लेवल पाए जाएंगे। और दूसरा जो है आपके S1 से लेके S2 तक, S1 के वाइब्रेशन लेवल होंगे, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ये भी होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक्साइट कर सकता है सिर्फ, यानी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल से ही इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जाए, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल से अपने वाइब्रेशनल लेवल में भी जा सकता है। बहुत कम एनर्जी मिले तो फिर पहले में भी जा सकता है, V2 में भी जा सकता है, V3 में भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि उसके कितने हैं, आप उसको कितनी एनर्जी दे रहे हो। इतनी एनर्जी आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कह रही हूँ कि 5 जूल एनर्जी दोगे तो वो यहाँ से लेके ग्राउंड स्टेट से आपके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा S1 में। लेकिन आप उसको दे दो 3 जूल, तो वो क्या करेगा, वो एक्साइट करने की कोशिश करेगा तो वो अपने वाइब्रेशन लेवल में आ जाएगा, लेकिन चूंकि वो ग्राउंड स्टेट के ही वाइब्रेशन लेवल होंगे, तो आप कहेंगे कि इसकी एक्साइटेशन नहीं हुई। क्योंकि आपको एक्साइटेड तो तब होगा वो ऊपर वाले शेल में जाए, उसकी बिल्कुल ही नया इलेक्ट्रॉनिक लेवल आए, तो इसको वाइब्रेशनल एक्साइटेशन कहते हैं, कि वो वाइब्रेशनल के तौर पर ही उसके अंदर रही। तो फिर वो जब वो डी एक्साइटेशन करता है तो उसके अंदर से थोड़ी सी एनर्जी निकलती है, ये बहुत करीब करीब होते हैं, इनके लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर होती है कि ये एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जंप करने के लिए। और दूसरा आप रोटेशनल पूछ रहे हो, इन वाइब्रेशन लेवल्स के दरमियान, इनके दरमियान एक वाइब्रेशन और दूसरे वाइब्रेशन लेवल के दरमियान रोटेशनल लेवल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के दरमियान वाइब्रेशन लेवल, और हर वाइब्रेशनल यानी दो कंसेक्टिव वाइब्रेशन लेवल के दरमियान रोटेशनल लेवल होते हैं, और उसको तो उससे भी कम एनर्जी चाहिए होती है, बहुत कम। बहुत, ये आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, इसके अलावा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, ये उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है जिसको आप एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कहते हो, वो तो सिंपल हर किसी ने पढ़ी होती है। विजिबल और यूवी रीजन की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो। जो IR है वो आप लोग वाइब्रेशनल में पढ़ते हो, मेरा जहां तक ख्याल है। और एक फार इंफ्रारेड होती है और एक नियर वाली होती है ना, एक एक में रोटेशनल पढ़ते हो,
उसके लिए और भी कम एनर्जी चाहिए होती है। आप जैसे जैसे आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर एनर्जी का लेवल जो है कम होता जाता है, यानी आप यूवी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, विजिबल की बहुत ज्यादा, आईआर की कम होती है। तो कहता है जब आईआर रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन या किसी एलिमेंट के ऊपर गिराई जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन नहीं करा सकता, एक इलेक्ट्रॉनिक से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक नहीं जा सकते। तो वो क्या करते हैं, वो आपस में वाइब्रेशनल या रोटेशनल जो है ना एक्साइटेशन कर लेते हैं। ये वो कहना चाह रहा है, ठीक है। और जब आप पढ़ोगे ना आपको क्लियर कट हो जाएगा, वो सर बता देंगे आपको। लेकिन मैंने एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल होती, नहीं नहीं नहीं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशन नहीं आती, नहीं होती। कहता है सबसे पहले मैंने वो वहां तक क्लियर कर दिया। अच्छा, वो तो कुछ बच्चों ने पूछा है कि मैम वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल वाला, हाँ जी। तो वो ये मैं बता रही थी कि यूवी विजिबल में ना, यूवी में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉनिक जो है ना एक्साइटेशन कराता है। विजिबल के अंदर भी इनफ एनर्जी होती है कि वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन करा सकता है। उसके बाद जब इंफ्रारेड की बारी आती है तो इंफ्रारेड से ऑनवर्ड रेडियो वेव और वो सारी इंफ्रारेड वेव जितनी भी हैं वो सारी की सारी आप लोग यूज करते हो वाइब्रेशनल एक्साइटेशन के लिए। उसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, उसे वाइब्रेशनल एक्साइटेशन भी कहा जाता है, वो उसकी टर्मिनोलॉजी है। और तीसरी रोटेशनल आई थी। रोटेशनल जो है मेरा जहां तक ख्याल है वो रेडियो वेव्स को यूज करता है, और इसके अलावा आईआर जो है उसका फार फार इंफ्रारेड जो है वो वाली रेडिएशन की एनर्जी बहुत कम होती है। तो वो रोटेशनल एक्साइटेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इतनी ही एनर्जी उनके अंदर होती है कि वो सिर्फ रोटेशनल एक्साइटेशन करवा सकती है। तो बेसिकली वहां पे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की तीसरी टर्म थी वो सारी की सारी आप लोग पढ़ते हो, वहां पे वाइब्रेशनल रोटेशनल जो है ना वो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फोटोकेमिकल में मोस्टली कहता है कि वो इंटर कन्वर्जन, इंटर क्रॉसिंग सिस्टम और ये सारी की सारी चीजें फ्लोरेसेंट फॉस्फोरेसेंस की टर्मिनोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। ये किसी स्पेक्ट्रा को तो शो नहीं करती, बट इसकी वजह से आपका जो मटेरियल है वो ग्लो करता है, उसकी जो ग्लो और फ्लोरेसेंट करने की एबिलिटी है और लुमिनिसेंस करने की एबिलिटी है, उसकी वजह से हम लोग को मटेरियल की जो है स्पेसिफिकेशन और उसकी जो स्टडी है ना वो थोड़ी सी फोटोकेमिकल रिएक्शन पे स्टडी करनी पड़ती है। अब आगे रह गया फोटोकेमिकल रिएक्टर। ये एक बात जो है ना, ये फोटोकेमिकल रिएक्टर बेसिकली होता नहीं है, ये बेसिकली डिटेक्शन सिस्टम है। इसको मैंने ये लिखना था। मैं इसको इस वाले वाले जो पूरा टॉपिक है इसको इसलिए इंक्लूड करवाया है क्योंकि ये दो एमसीक्यू आए थे मेरी दफा जब मैंने दिए थे। तो वो फोटोकेमिकल जो रिएक्टर है, बेसिकली रिएक्टर नहीं कहना चाहिए था, इसकी डिटेक्शन ऑफ द फोटोकेमिकल सिस्टम जो भी वो सारी चीजें हैं। तो अ फोटोकेमिकल रिएक्टर इज अ डिवाइस दैट यूज द लाइट टू परफॉर्म केमिकल रिएक्शन। आप लोग लाइट किस तरह से आपके केमिकल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती हैं उस सारी स्टडी को आप लोग जिस सिस्टम के अंदर कैरी आउट करते हो वो सारी चीजें आप लोग स्टडी करोगे इसके अंदर। द केमिकल रिएक्शन नीड अ हाई टेम्परेचर अबाउट 100 to 250 डिग्री सेल्सियस। ये आपके उनकी बात कर रहे हैं जो लार्जर प्रोडक्शन स्केल पर करने पड़ते हैं। लाइक आप लोग ये कह सकते हो कि अब जब बहुत ज्यादा मटेरियल बल्क में क्वांटिटी या इंडस्ट्रियल लेवल पे आप लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाते हो तो वहां की बात कर रहे हैं। ये इतना टेम्परेचर तो नहीं चाहिए होता है डेफिनेटली। आप कहते हो ये लोअर टेम्परेचर पे होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं, इनको लाइट चाहिए होती है। लेकिन ये मेंटेनेंस करने के लिए मैंने आपको कहा था कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी उनको आप लोग फ्रोजन स्टेट में तो नहीं करा सकते, तो एक थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होती है एक्टिवेशन एनर्जी को, सॉरी केमिकल को एक्टिवेट कराने के लिए, वो टेम्परेचर। और अगर आपका जो केमिकल स्पीशीज है वो ये नहीं कर पा रहा कि उससे फोटो अब्जॉर्ब हो यानी लाइट अब्जॉर्ब हो, तो उसके लिए आप लोग फोटो सेंसिटाइजर के केमिकल यूज करते हो। इसके अलावा आप लोगों को कहा था कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते नहीं है, लेकिन लो लेवल पे इनको टेम्परेचर की भी जरूरत होती है सो दैट कि ये कैरी आउट कर सके। ये जो उसने टेम्परेचर की रेंज लिखी है ना, ये इससे आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ये उसने हाई लेवल के मतलब ये बल्क लेवल के केमिकल रिएक्शंस की लिखी है। हाई द रिडक्शन पोटेंशियल इजी टू गेट रिड्यूस एंड वाइस वर्सा। ये लाइन आपने आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली थी, मैंने जब बना रही थी ना वो स्लाइड्स, मैंने इस लाइन को काटना भूल गई थी। ये मैंने एक ही स्लाइड का स्ट्रक्चर लेके ना उनको रीअरेंज करती हूँ, ठीक है। तो वो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक लाइन रह गई है इधर, ठीक है। तो ये नीचे वाली दोनों लाइन पे आप लोगों ने फोकस नहीं करना, इनको मैं काट कर ही आपके पास भेजूंगी नीचे। अब बस इसको आप ये याद रखें कि ये पूरे का पूरा जो फोटो केमिस्ट्री का आपका रिएक्शन सिस्टम चलेगा, जो भी आप लोग करोगे वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटा सा एक डिटेल थोड़ी सी क्या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन देती हूँ, आगे जाके ना अगली स्लाइड में मैं बताती हूँ कि क्या चीज यहाँ पे याद करनी है आपको पूरे चीजों में से, ठीक है।
आप लोगों को पूरा प्रिंसिपल याद करने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है एमसीक्यूज में ये तो नहीं पूछेगा अच्छा लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकली तो वो कहाँ पहुंची, ये चीजें नहीं याद करेंगे। ये सिर्फ एक आप लोगों को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया जाता है। इसमें याद करने वाली जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज होगी वो मैं अगली स्लाइड पे लिखी हुई है, मैं बताती हूँ। लेकिन मैं इसका प्रिंसिपल आपको समझा देती हूँ इस वाली स्लाइड पे। तो देखें, सबसे पहले एक आपके पास लाइट सोर्स होना चाहिए। फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो लाइट का सोर्स होगा, लाइट होगी तभी आप लोग उसको स्टडी कर सकोगे, ठीक है। आप कहते हो कि ये जो लाइट सोर्स है वो सबसे पहले स्लिट, इसको आप लोग फिल्टर भी कहते हो। फिल्टर कुछ लोग कहते हैं, कुछ इसको एक और टर्मिनोलॉजी मोनोक्रोमेटर की टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है। वो कहते हैं यहाँ से लाइट पास आउट करती है, लेंस के ऊपर गिरती है। लेंस इनको क्या करती है, लेंस इनको एक लेंस सिलेक्ट करती है कि आपकी ये जो लाइट आई है पीछे से, इसमें से कौन सी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जो जाकर आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगी। सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट कहता है कि वो आपकी सिस्टम को लाइट प्रोवाइड करेगा। स्लिट के अंदर से लाइट इसलिए पास कराई जाती है कि वो उसके पाथ लेंथ को थोड़ा सा कम करते हैं। फिर लेंस आता है, लेंस उस पूरी लाइट में से सारी लाइट को तो नहीं सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करवा सकते, तो वो कहता है उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है लेंस, और उसको वो फिल्टर के पास भेजता है, या इसको आप दूसरे लफ्जों में मोनोक्रोमेटर कह सकते हो, जो क्या करता है कि इसके फेज एंगल को भी कह सकते हैं, इसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, वेवलेंथ के अंदर आप मोनोक्रोमेटर को कहते हो कि जो एक वेवलेंथ को एक सिंपल सिंगल फेज के अंदर लेके जाता है, ठीक है। मोनोक्रोमेटर क्या करता है कि सिंगल फेज में इन सबको कन्वर्ट करता है। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ थी सारी की सारी लाइट, उसको सिंगल वेवलेंथ सॉरी सिंगल फेज में कन्वर्ट करता है। आगे आपकी क्यूवेट रखी हुई है, इस क्यूवेट के अंदर वो सोल्यूशन या वो आपका मटेरियल होगा जिसको आप लोगों ने स्टडी करना है, जिसका फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो के साथ या लाइट के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करना है। उसके आगे डिटेक्टर है। ये फोटो सेल और आउटपुट जो है ये दोनों इकट्ठे मिले होते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, इसको आप लोग कह सकते हो। इसके अंदर डिटेक्टर भी होता है और वो डिटेक्टर डिस्प्ले भी होता है, यानी डिटेक्टर प्लस डिस्प्ले, ये दोनों चीजें आप लोगों की डिटेक्टर के अंदर इनबिल्ट होती हैं। तो मेन जो है वो है सोर्स, फिर आपकी लेंस, फिर आपका फिल्टर यानी मोनोक्रोमेटर, फिर आपका सोर्स होल्डर, सॉरी सोर्स नहीं क्या कहूंगी इसको, सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ डिटेक्टर। मेन कंपोनेंट ये है इसके। किस चीज में कौन सी चीज इस्तेमाल होती है वो आप लोग बाद में देखोगे, मैं अगली स्लाइड पे एंटर किया हुआ है। ये देखें, ये याद करना है आपको पहले। याद करने वाली जो चीज है, सॉरी, ये याद करने वाली जो चीज है वो ये है। आपने मुझे, ये पढ़ाने के बाद आप लोगों ने सिर्फ मुझे ना एक बात अपनी कहीं से भी सर्च कर लें या जो मर्जी कर ले, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। एक है टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट भी कुछ लोग कहते हैं, और एक है मर्करी वेपर लैम्प। ये दोनों सोर्स ऑफ लाइट है। हम लोग फोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फोटो केमिस्ट्री के स्टार्टअप से आप लोग पढ़ते आए हो कि यहाँ पे यूवी और विजिबल लाइट को ही स्टडी किया जाता है, क्योंकि जो हायर लेवल के हैं उसकी रीजन आप लोगों को अभी अभी आप लोगों ने पूछ ली कि वाइब्रेशन और रोटेशन में स्पेक्ट्रोस्कोपी में चली जाती है। तो फोटो केमिस्ट्री में जो रेंज ऑफ लाइट को स्टडी किया जाता है वो मोस्टली होती है आपकी यूवी एंड विजिबल। तो यहाँ कह रहा है कि इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होते हैं आपको फोटो केमिस्ट्री में, वो है एक टंगस्टन फिलामेंट है और दूसरा आपका मर्करी वेपर लैंप होता है। तो ये दो सोर्स इस्तेमाल होते हैं। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप बेशक बाद में बता दीजिएगा, नो डोंट वरी, वो बाद में आप मैसेज कर दीजिएगा। ये जो टंगस्टन फिलामेंट है क्या ये विजिबल लाइट देता है या मर्क्यूरी वेपर लैंप? अब आसान है वैसे, देखो देख के पता चल रहा है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है वो देगा विजिबल लाइट या मर्क्यूरी वेपर लैंप, ठीक है। अब बाद में बता देना अगर अभी याद आ रहा है तो। चलो गैस करें हाँ क्या होता है, मैं फिर बता देती हूँ आपको। देखिए टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है, मैं कह रही हूँ कि लाइट सोर्स दोनों है, एक है टंगस्टन फिलामेंट और एक है मर्क्यूरी वेपर लैंप। आप लोग जब फोटो केमिस्ट्री स्टडी करते हो तो ये दो सोर्स ऑफ लाइट ही इस्तेमाल कर सकते हो। पूछना मैं ये जा रही हूँ, शुरू से आप जब आप लोगों ने मॉड्यूल स्टार्ट किया आप लोगों ने कहा कि फोटो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के सिर्फ दो रीजन स्टडी करते हैं, वन इज द यूवी एंड वन इज द एंड अदर इज द विजिबल रीजन। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ इनमें से कौन सा सोर्स यूवी का है और कौन सा विजिबल का है, ये पूछना चाह रही हूँ। एक ने कहा टंगस्टन फिलामेंट है और दूसरे मर्क्यूरी वेपर लैंप है, तो ये भी तो बताओ टंगस्टन किसका है और मर्क्यूरी वेपर लैंप किसका है, ये पूछ रही हूँ कि किसका है। दो सोर्स है, एक यूवी का होगा और एक विजिबल का है, ये बता देती हूँ मैं। अब आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि कौन सा यूवी का हो सकता है कौन सा विजिबल का हो सकता है, कॉमन मैम केमिस्ट्री। टंगस्टन जो है ये विजिबल का होगा और जो मरकरी है ये वो होगा, इनविजिबल होगा। यूवी का, ठीक है।
हाँ बिल्कुल, मैं अब इसकी आपको रीजन भी बताती हूँ, आपको समझ आ गया। इसकी रीजन बड़ी आसान थी। आप लोग थोड़ी सी कॉमन केमिस्ट्री लगाते हैं या आप डेली लाइफ की साइंस लगाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा टंगस्टन फिलामेंट लैंप तो आप लोगों को घरों में मिल जाता है। पहले जमाने में ना, वो पीले रंग के बल्ब होते थे, उसमें टंगस्टन की एक छोटी सी बारीक सी वायर लगाई जाती थी, तो उसमें से जो लाइट निकलती थी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के बाद, वो पीले रंग की होती थी जो आपको नजर आती थी। तो बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप लोग विजिबल लाइट का सोर्स इस्तेमाल करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली क्या किया जाता है आप लोगों के लिए, टंगस्टन फिलामेंट का लैंप इस्तेमाल किया जाता है, या ये एक पूरी वायर होती है कैथोड के तौर पर काम करती है और इसके अंदर से लाइट एमिट होती है। और अगर आप लोगों ने यूवी रीजन के अंदर फोटोकेमिस्ट्री का कोई रिएक्शन स्टडी करना है, तो आप लोग जो सोर्स ऑफ लाइट लोगे वो मर्करी वेपर लैंप होगा। दो ही सोर्स है, टंगस्टन और द मर्करी। आप बीपीएससी वाले ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री के जो सोर्स ऑफ लाइट है मशहूर, वो दो दो ऑप्शन भी दे देते हैं, मतलब ए बी भी हो सकता है, या एक ही ऑप्शन के अंदर दोनों के नाम लिखे हो सकते हैं। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि उनमें से सिर्फ यूवी का जो सोर्स है वो कौन सा था, और लैदा से ये भी पूछ सकते हैं कि विजिबल का सोर्स कौन सा था। इसलिए मैंने लैदा लैदा दोनों के बता दिया, आप लोग की अपनी मर्जी है, जो मर्जी कर लीजिएगा। बट दोनों को याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों आप लोग फोटो केमिस्ट्री के लिए स्टडी करते हो। जो आप लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स ऑफ लाइट पढ़ेंगे ना, वो और तरह के होंगे। लाइक वो कौन कौन से होंगे, वो हो सकते हैं आपके जो है, एक का तो मैंने पढ़ा था, न्यून वाला कुछ पढ़ा था। ठीक है, वो आप लोग को जब पढ़ाएंगे तो आप देख लीजिएगा। लेकिन टंगस्टन फिलामेंट लैंप यूवी के लिए मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, और मर्करी वेपर लैंप, सॉरी, वो विजिबल के लिए, और ये यूवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने कहा लाइट सोर्स के बाद वो एक लेंस में से गुजरते हैं। लेंस क्या करता है, लेंस का काम आप लोगों ने बताया कि ये क्या करेगा, ये एक सारी वेवलेंथ, पूरी लाइट में से जो सारी की सारी वेवलेंथ है, लाइक सिर्फ विजिबल के लैंप की बात करो तो आप लोग कहते हो विजिबल जो है 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक वो लाई करती है। तो आप लोगों ने इन सारी रेंज में से सिर्फ एक स्पेसिफिक रेंज को सिलेक्ट करना है, एक वेवलेंथ को सिलेक्ट, स्पेसिफिक जो है पोर्शन ऑफ द वेवलेंथ है उसको स्टडी करने के लिए क्या कहते हैं कि वो जो पोर्शन आपने सिलेक्ट किया है वो लेंस करेगा। दूसरी जो चीज है आप लोग कहते हो वो होता है फिल्टर एंड, तीसरी सॉरी, फिल्टर एंड मोनोक्रोमेटर था, एक मिनट है अच्छा। हाँ जी, ये देखें, लेंस के अंदर से पास करने के बाद आपकी वेवलेंथ सिलेक्ट हो चुकी है, उसका स्पेसिफिक पोर्शन सिलेक्ट हो चुका है, आप उसको फिल्टर के या मोनोक्रोमेटर के अंदर से पास आउट करोगे। ये जो आपका मोनोक्रोमेटर है ये क्या करेगा, उसको सिंगल फेज में कन्वर्ट करेगा। सिंगल फेज एक सेम डायरेक्शन कह सकते हैं उसको, सेम डायरेक्शन के अंदर लेके आएगा। वेवलेंथ तो पहले से सिलेक्ट है, उसका रीजन पहले से सिलेक्ट है, तो उसको एक ही क्या करेगा, फेज में लेके आएगा, उनके एंगल सेलेक्ट करेगा और उनकी डायरेक्शन एक कर देगा। ये फिल्टर का काम होता है। और फिल्टर मोस्टली जो है वो लगे होते हैं, मोनोक्रोमेटर फिल्टर एक तरह के मिलते हैं और सारे रीजन के अंदर, चाहे वो कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो वो सबकी सेम ही होती है। फिर है सैंपल कंटेनर। सैंपल कंटेनर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक का नाम होता है, एक विजिबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक आप लोग इस्तेमाल करते हो यूवी रीजन के लिए। जो विजिबल का है वो ग्लास होता है, और जो यूवी का होता है ये क्वार्ट्ज की, मैंने कल भी बात बताई थी आपको। कहते हैं कि जो विजिबल रीजन है वो मोस्टली आप लोग कहते हो 380 से 720 या 760 के दरमियान लाई करता है। और उस दौरान आपका ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। आप लोग ने ग्लास तो देखा है ना, शीशा, वो ट्रांसपेरेंट आपको नजर आता है, इसके इर्द गिर्द आप लोग देख सकते हो, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर यूवी ये सॉरी विजिबल लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। अगर एब्जॉर्ब हो रही होती तो आपको उसका भी कोई कलर नजर आता किसी भी। आप लोग फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे ग्लास हैं, आप लोगों के इर्द गिर्द अलमारियां ऐसी होती हैं जिनमें स्पेसिफिक केमिकल को यूज करके उनके अंदर स्पेसिफिक वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करा के डिफरेंट कलर दिए जाते हैं। लेकिन अगर सादा ग्लास, अगर आप लोग कहो ग्लास यानी शीशा उसको कहोगे, तो वो ट्रांसमिट करता है लाइट को, जितनी लाइट पड़ती है उसको सारी की सारी को ट्रांसमिट कर देता है, कुछ भी अब्जॉर्ब नहीं करता। दैट्स वाई वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो विजिबल रीजन में ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ये वो कंटेनर है जिसके अंदर आपका वो सोल्यूशन सिस्टम, वो सॉरी, वो सैंपल पड़ा होगा जिसके ऊपर आपने फोटो यानी लाइट के इंटरेक्शन को स्टडी करना है। दूसरा जो आपका कंटेनर है वो है यूवी रीजन के लिए, वो होते हैं क्वार्ट्ज। कहते हैं जब ग्लास आप इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, तो जब ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है 380 विजिबल के लिए, इससे नीचे जाते हैं ना तो 200 तक यही रहता है। लेकिन 200 से नीचे जाए 150 तक, या 150 से 120 तक, 150 से नीचे की तरफ जब आना शुरू होते हैं ना विजिबल का यूवी का रीजन, तो वो 150 से नीचे क्या करता है, ग्लास उस लाइट को, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उस वजह से आप लोगों ने जो उसको स्टडी करना है, जो उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, वो नहीं कर पाते, क्योंकि उस
रीजन में क्या हो गया, विजिबल ये यूवी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो गई उस मटेरियल के अंदर। अब आपका मटेरियल, आपका सैंपल होल्डर ही स्टडी उसको लाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो आप लोग कहते हो, सॉरी, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, तो आप कहते हो कि वो आपका जो सैंपल है उस होल्डर के अंदर, वो तो उस तरह से स्टडी नहीं हो पाएगा जिस तरह से आप लोग करना चाह रहे हो। उसमें से आधी लाइट तो आपके कंटेनर ने अब्सॉर्ब कर ली, और आप लोगों ने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ही तो फाइंड आउट करना था। फोटोकेमिकल रिएक्शन में एक इंसिडेंट होती है और एक आपकी ट्रांसमिट हो रही होती है, उनकी इंटेंसिटी को कंपेयर करके ही आप लोग रिजल्ट विदड्रॉ करते हो। तो बेसिकली कहते हैं, दूसरा जो कंटेनर है वो क्वार्ट्ज का होता है, वो यूवी रीजन के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि यूवी रीजन की जो वेवलेंथ है वो ग्लास के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, और ग्लास जो है वो क्या करता है कि उसको एब्जॉर्प्शन की वजह से उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते यूवी रीजन के लिए। तो दो तरह की लाइट आप लोग इस्तेमाल करते हो, यूवी एंड विजिबल फॉर फोटोकेमिस्ट्री। उसमें से विजिबल के लिए जो सैंपल होल्डर होगा वो ग्लास होगा, और जो सोर्स ऑफ लैंप होगा वो टंगस्टन फिलामेंट होगा। और जो सोर्स ऑफ लाइट फॉर द यूवी लाइट वो मर्करी वेपर लैंप होगा, और जो सैंपल होल्डर होगा वो क्वार्ट्ज होगा। एट द एंड होते हैं डिटेक्टर, वो थर्मोपाइल भी होते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक सेल भी होते हैं, एक्टाइनोमीटर भी होते हैं। कहते हैं थर्मोपाइल और जो फोटोइलेक्ट्रिक सेल हैं ये अच्छे हैं, लेकिन ये पहले इस्तेमाल होने वाले हैं। इनके एक्सचेंज में एक नया जो है आया है डिटेक्टर, जो कि एक्टाइनोमीटर होता है। और इसकी आपने कंपोजिशन याद रखनी है। ये कंपोजिशन एमसीक्यूज में आई थी 2020 फीमेल जो हुआ था पीपीएससी, उसमें यूरेनाइल ऑक्सिलेट होता है वो, उसकी मोलैरिटी जो है वो 0.05 मोलर होती है, और एक्सोलिक एसिड होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो होती है 0.01, ये मैंने क्या लिख दिया, ये मोरानाइल नहीं है, ये ऑक्सीनाइल। इसका नाम मैं आपको सही करके भेज दूंगी। ये ऑक्सीनाइल ही है, लेकिन यूरानाइल ही है। मोलर जो है ना इसका अलहदा से, ये एम जो है इसकी मोलैरिटी है, और यूरानाइल अलहदा है, ठीक है, वो सल्फेट है, और ये ऑक्सलेट है। दोनों में ये फर्क है। इसका एम मैं इसके साथ जोड़ूंगी और ये अलहदा करूंगी, फिर ये सही हो जाएगा। तो मैम दोबारा बताएं, नहीं समझे। ये एक्टाइनोमीटर, ये डिटेक्टर है। डिटेक्टर के अंदर ना डिटेक्शन जो की जाती है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, उसके लिए आप थर्मोपाइल यानी टेम्परेचर सेंसर यूज कर सकते हो। फोटोइलेक्ट्रिक सेल होता है वो क्या करता है, वो काउंट करता है रेट को। एक होता है एक्टाइनोमीटर, इसमें टाइट्रेशन का ना प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है, मुफ्त अंदर ही हो रहा होता है, कंप्यूटराइज होता है। लेकिन एक डायनोमीटर की जो कंपोजिशन है वो पूछी गई थी। एक डायनोमीटर की कंपोजिशन जो है वो है यूरेनाइल ऑक्सलेट 0.04 5 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, और इसके अलावा प्लस तीन चीजें हैं, और 0.01 यूरानाइल मोलर यूरानाइल सल्फेट। ये अलग यूरानाइल अलग है, ठीक है, इसको इसके साथ मत पढ़िएगा। तो ये तीन चीजों की कंपोजिशन से एक डायनोमीटर बनता है। फिर आप जो इंसिडेंट और लाइट है उसकी इंटेंसिटी को आप लोग टाइट्रेशन से मेजर करते हो। ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, पूरा डिटेक्शन कर रहा होता है अंदर ही। तो कहता है मोस्टली जो यूज होता है वह मैम इसमें ऑक्सैलिक एसिड 0.05 मोलर है। इसमें यूरानाइल ऑक्सलेट 0.05 मोलर है, एक्सोलिक एसिड अलग है, ठीक है। वो आप लोग जब ये दोनों आपस में कहते हैं रिएक्ट करते हैं ना, यूरेनाइल सल्फेट एंड यूरेनाइल ऑक्सलेट, इन दोनों के नतीजे में एक्सोलिक एसिड बनता है, जिसकी डिटेक्शन की जाती है बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टाइट्रेशन, टाइट्रेशन के जरिए। तो वो KMnO4 के केस की जाती है वो टाइट्रेशन, और वो टाइट्रेशन के नतीजे में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही होती है वो डिटेक्ट करती है कि आपकी कितनी इंटेंसिटी यहाँ पे ऑब्जॉर्व हुई, सैंपल ने ऑब्जॉर्व की। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कंपोजिशन याद रख लें। एक्सोलिक एसिड है, यूरेनाइल सल्फेट है, और आपके पास यूरेनाइल ऑक्सलेट ऑक्सलेट है। ऑक्सोलिक एसिड प्रोडक्ट के तौर पर बन रहा होता है। अगर आप लोग इसको निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के पास यही दो ऑप्शन आते हैं, 0.05 मोलर यूरेनाइल ऑक्सलेट, और यूरेनाइल सल्फेट है 0.01 मोलर। ऑक्सोलिक एसिड तो इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी इन दोनों के आपस में मिलने से, जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सोलिक एसिड मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ये प्रोडक्ट इन दोनों के मिलने से बन रहा होता है, ठीक है। तो ये इसकी ज्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये दोनों चीजें वाटर में मौजूद होती हैं, और वाटर में जब इनके साथ ऑक्सलेट्स मिलते हैं तो वो एंड एंड क्या बना देते हैं, आपके पास एक्सोलिक एसिड बना देते हैं। लास्ट है आपका लेजर। लेजर की टर्मिनोलॉजी भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लाइट एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन, और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, रेडिएशन, ठीक है। तो लेजर इज अ डिवाइस दैट स्टिमुलेट
atom or molecule to emit the light at a particular wavelength and amplify that light, typically producing a very narrow beam of the radiation। आप कहते हो, मैं सिंपल अल्फाज में बताती हूँ। कहते हो कि एक ऐसी बीम ऑफ लाइट आपको मिलती है जो कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटर होती है, एक सिंगल कलर की वो लाइट होती है। कोहेरेंट यानी एक सिंगल फेज में और एक ही डायरेक्शन में सारी की सारी लाइट मूव कर रही होती हैं। और वो बहुत ही इंटेंस इंटेंस भी इन अ सेंस के उनकी इंटेंसिटी जहाँ पे वो पड़ती है वो खासी एक पीच क्रिएट कर रही होती है। तो इसके तीन तरह के प्रोसीजर हैं जो लेजर के लिए इस्तेमाल करते हो आप लोग। लेजर के कंस्ट्रक्शन के लिए एक लेजर मीडियम रिक्वायर्ड होता है, हीलियम और नियॉन मोस्टली एक जो गैस है आप लोगों की इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी उसकी कंस्ट्रक्शन आप लोगों को बहुत ही अंदर से पता नहीं किस तरह की दिखाई हुई है। मैं आपको इसका प्रिंसिपल बता देती हूँ। इसके प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले कहते हैं पंपिंग की जाती है। पंपिंग से मुराद यह है कि जितने भी ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन आप लोग जो भी लेजिंग मीडियम इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, जिसको आप लोगों ने लेजर बनाना है, गैस है, मिसाल के तौर पे हीलियम गैस है। आप कहते हैं कि उसको क्या किया जाता है, उसके जितने भी ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्साइट करवाया जाता है, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाया जाता है। उसे कहते हैं पंपिंग। या उसको पहले जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन करवाया जाता है। स्पेसिफिक लाइट उसके ऊपर गिराई जाती है और वो लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। फिर एक होती है, दो तरह के काम हो सकते हैं। एक होती है स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक होती है स्टिमुलेटेड एमिशन। जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो ये कहती है कि आपकी जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल है वो क्या करें, वो अपने अंदर जितनी उन्होंने अब्जॉर्ब की है लाइट, उसके उतनी ही लाइट को निकालें और दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आ जाए। ये आपके ख्याल में यही केस होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि जो दूसरी केस होता है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। और आप लोगों ने लेजर के अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन करवानी होती है। इसके अंदर ही लिखा ना, लेजर लाइट एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। तो आप लोगों ने करवानी होती है स्टिमुलेटेड एमिशन। वो कैसे कराई जाती है? लेजिंग मीडियम होता है, वो क्या करता है, कहता है कि एक होती है एक्साइटेड स्टेट और एक नीचे होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। आप खुद ही उनको लाइट उनके ऊपर एक्सपोज करवा के खुद ही उनको एक्साइट करवाते हैं। एक्साइटेड स्टेट के अंदर कहते हैं वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। उसके बाद वो कहता है अनस्टेबल स्टेट से नीचे एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है और उससे नीचे स्टेबल स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट जिसको स्टेबल स्टेट कह रहा है, एक्साइटेड स्टेट जिसको अनस्टेबल स्टेट कह रहा है, और उसके दरमियान में एक, बिल्कुल दरमियान में नहीं होती वो, अनस्टेबल स्टेट के बिल्कुल करीब होती है, उसको मेटा स्टेबल स्टेट कहा जाता है। वो कहता है कि वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुए होते हैं वो एक्साइटेड के बाद अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाने की बजाय मेटा स्टेबल स्टेट में जाना प्रेफर करते हैं। बहुत कम टाइम के लिए वो अनस्टेबल स्टेट में रहते हैं। और अनस्टेबल स्टेट, स्टेबल स्टेट में अगर वो फर्ज कर लें 2 सेकंड रुके हैं, तो जब वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर लाई करते हैं, नीचे आते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए स्टे करते हैं, यानी लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करते हैं। क्योंकि उन्होंने स्टेबल होना था तो वो फौरन नहीं दोबारा ग्राउंड स्टेट में जा सकते, तो वो मेटास्टेबल स्टेट में डिले क्या कर लेते हैं, स्टे कर लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन था कि मेटास्टेबल स्टेट में क्या होता है कि एक, जो आप लोग कह रहे थे, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसमें वो डायरेक्ट ही एमिट करेगा, जितना एब्जॉर्ब किया है उतनी एमिट करके नीचे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। लेकिन वो कहता है यहाँ पे आप लोगों ने लेजिंग मीडियम रखा होता है, वो क्या करता है, वो इनके साथ कोलाइड करते हैं वो मॉलिक्यूल्स। ये आपके जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी को और अपनी एनर्जी को इक्वलाइज कर लेते हैं। इक्वलाइज का मतलब है ये है कि वो अपने आप को और उनकी एनर्जी को बराबर करके, कोलिजन की वजह से कोलाइड करते हैं, और उन सब के सब फोटोन ऑफ लाइट प्लस जितने भी वो मटेरियल है उन सब की कहता है एनर्जी जो है वो तकरीबन बराबर हो जाती है कोलिजन की वजह से। जब ये बराबर हो जाती हैं तो सारे के सारे जितने भी फोटोन है और जितने भी इनएक्टिवेटेड थे, जिनको इन्होंने लेजिंग मीडियम के जितने भी मटेरियल थे उनको इस्तेमाल करते हुए, बताती हूँ, तो उनको इस्तेमाल करते हुए वो कहता है कि वो उन्होंने क्या किया था, मेटास्टेबल स्टेट के अंदर वो थे। अनस्टेबल स्टेट, एक्साइटेड स्टेट को कहते हैं, उससे थोड़ी सी नीचे होती है मेटास्टेबल स्टेट, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं कि वो रह ले, बजाय इसके को अनस्टेबल स्टेट में रहे। तो वो थोड़ी ज्यादा देर के लिए मेटास्टेबल स्टेट में रुक जाते हैं। अनस्टेबल में तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं, वो फौरन से मेटास्टेबल में आ जाते हैं।
और स्टेबल होने से पहले मेटास्टेबल में आते हैं और वहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। इस स्टेट के अंदर, मेटास्टेबल स्टेट के अंदर क्या होता है कि वो क्या करते हैं, सारे के सारे जितने भी वो फोटोन और वो इलेक्ट्रॉन है वो कोलिजन के साथ करके अपनी एनर्जी सबके साथ बराबर कर लेते हैं। जब सबकी एनर्जी बराबर हो जाती है तो अब जब वो डी एक्साइट होंगे ना, उसे कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। यानी आप बाहर से कुछ ऐसे मटेरियल भेजते हो जिसको आप लोग लेजिंग मीडियम कहते हो, वो मीडियम इनके साथ जाके कोलाइड करते हैं। वो बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कोलाइड करते हैं और इनकी एनर्जी और अपनी एनर्जी को बराबर कर लेते हैं। किनकी एनर्जी? मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद फोटोन की एनर्जी को लेजिंग मीडियम के पार्टिकल जो है वो अपनी एनर्जी के बराबर करते हैं ड्यू टू कोलिजन। जब वो बराबर हो जाते हैं तो वो मेटास्टेबल स्टेट से जितने भी वो पार्टिकल्स हैं वो दोबारा क्या करते हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ आते हैं। अब सबकी एनर्जी सेम है ना, तो कहते हैं जब वो डी एक्साइट होकर अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो सब इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो सारी की सारी एनर्जी सेम है, यानी एक ही वेवलेंथ की। आप इसे कोहेरेंट कहोगे, आप इसे कहोगे कि ये मोनोकर मैटर है। क्यों? क्योंकि इन सब की एक ही वेवलेंथ है और सारे के सारे एक ही तरफ एनर्जी रिलीज करेंगे। दैट्स वाई वो कहता है एक सिंगल डायरेक्शन सिंगल फेज के अंदर एनर्जी रिलीज करेंगे। दैट्स वाई सारी की सारी एनर्जी एक ही कलर की होती है, एक ही वेवलेंथ की होती है और एक ही फेज में होती है। और आपको लेजर एक कलर का नजर इसलिए आता है। इसको दूसरे लफ्जों में पॉपुलेशन इन्वर्जन भी कहते हैं। लेजर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन से मुराद यह है कि पार्टिकल जो है वो अपनी स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करते हैं। बट आप लोग क्या करते हो, लेजिंग मीडियम इस्तेमाल करके, या आप लोग ये कह सकते हो एक्साइटेशन के बाद आपकी जो अनस्टेबल स्टेट है, जिसमें बहुत से पार्टिकल्स एक्साइट होकर जा चुके थे, वो एक्साइटेड या अनस्टेबल स्टेट में रहने की बजाय मेटास्टेबल स्टेट में स्टे करना शुरू कर देते हैं। तो मेटास्टेबल स्टेट में बहुत ज्यादा पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से भी ज्यादा हो जाते हैं। होना ये चाहिए था कि ग्राउंड स्टेट स्टेबल है, वहां पे ज्यादा होते, बट होते क्या है कि आप लोग लेजर का जब प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो सारे के सारे मेटास्टेबल स्टेट में चले जाते हैं। इसे कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। हाँ जी। ये अच्छा, पता है क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी ली है आप लोगों ने। कुछ लोग ना कीमोथेरेपी जो कराते हैं, कुछ कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कुछ क्या करते हैं वो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, सॉरी, जिसे कहते हैं वो, अब देखें उसमें रेडिएशन को तो नहीं पता कि ये कैंसर सेल है, इस पे ही जाकर मैंने एक्सपोज करना है। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों पे रेडिली एक्सपोज हो रहे होते हैं इक्वल अमाउंट में। तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं कि वो जो नॉर्मल सेल है उनको भी डैमेज कर देते हैं। हाँ, अगर आप ये कहो कि लेजर करवाते हैं ये स्किन वगैरह पे, या वो फेशियल रिमूवल के लिए, वो जो हेयर रिमूवल होते हैं उनके लिए भी कुछ लोग लेंस करवाते हैं। तो उसके लिए ना, जो जो डर्माटोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने जो टेक्निक्स जिनको पीछे से सर्टिफाइड किया जाता है, वो उनकी लेजर टेक्निक्स को ना, उनकी लेजर इंटेंसिटी को पहले ही मेजर किया होता है। उनको पहले से ही क्या कहते हैं कि जैसे सर्टिफिकेशन ही दी होती है कि इतनी इंटेंसिटी ही आप लोगों ने यूज करनी है, इससे ज्यादा नहीं। तो कैंसर नहीं पैदा हो सकता। हाँ, उससे इफेक्ट ये हो सकता है कि स्किन सेल्स कुछ जो है आपके बर्न हो सकते हैं, या आप लोगों के ऊपर, कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है तो उनकी बर्निंग हो जाती है, सेल डैमेज हो सकता है, लेकिन कैंसर नहीं होगा। मैम इसमें से क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं? लेजर का प्रिंसिपल पूछते हैं। लेजर का प्रिंसिपल क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जन। लेजर के स्टेप्स क्या हैं? लेजर का स्टेप है, एक है पंपिंग, जिसे अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। दूसरा होता, समटाइम्स स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो जाती है, लेकिन वो रेडिएशन बाद में क्या कर ली जाती है, सिम्युलेटेड एमिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब्जॉर्प्शन, पंपिंग, पॉपुलेशन इन्वर्जन, एंड द थर्ड वन इज द स्टिमुलेटेड एमिशन। ये आपके लेजर प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल पूछा जाता है। ये इंटरव्यू के लिहाज से एक क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, लेजर के अंदर आपसे लेजिंग मीडियम पूछ सकते हैं, तो मोस्टली जो इस्तेमाल की जाती है वो हीलियम एंड नियॉन गैस होती है, जिसको आप लेजर मीडियम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा जी। मैम इसमें जो आपने बताया है, ये लेजिंग मीडियम वाला और एक्साइटेड से जो मेटास्टेबल में आ रहा होता है, हम्म। इस चीज को दोबारा समझा देती हैं, ये नहीं ये समझ ना, आ रहा। अगर मेरे पास वो होती ना, मैं आपको, एक मिनट ठहरो, आप फर्ज कर लो, आप फर्ज कर लो, ठीक है। आप लोग ने एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट को भूल जाओ। ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट से आपका इलेक्ट्रॉन या आपका फोटोन ऑफ लाइट अब्सॉर्ब होने के बाद आपका पार्टिकल यहाँ एक्साइटेड स्टेट में गया। ये एक्साइटेड स्टेट है, लेट्स सपोज। ठीक है। वो कहता है ये नहायत ही अनस्टेबल स्टेट है, और इससे नीचे इसको आप मेटास्टेबल स्टेट कह लो। कहता है बिल्कुल इसके करीब होती है, लेकिन जैसे ही फोटोन ऑफ लाइट यहाँ से उसकी एक्साइटेशन करवाते हैं, वो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए रुकता है, क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अपनी मेटास्टेबल स्टेट की तरफ आ जाता है, जिसको आप लोग कहते हो ये स्टेबल तो नहीं है, लेकिन ये अनस्टेबल भी नहीं है।
तो इधर वो थोड़ी देर ज्यादा रुक जाता है, बजाय इसके कि आप लोग अनस्टेबल में रखो और वो सारी की सारी लाइट को एमिट करके, यानी जिसे आप लोग कहते हो स्पॉन्टेनियस एमिशन करे और दोबारा अपनी सारी की सारी एमिट करके वापस आ जाए। लेकिन लेजर मीडियम में तो मुझे ये काम नहीं करवाना। कहता है आप लोग क्या करते हो, स्पॉन्टेनियस लेजिंग मीडियम इस्तेमाल करते हो और सारे के सारे आ जाते हैं इधर मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। जब वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ना, यहाँ पे वो थोड़ी देर ज्यादा रुकते हैं इसके मुकाबले में। मैंने मिसाल दी थी कि ये 2 सेकंड है तो यहाँ 10 सेकंड के लिए रुकते हैं। सबसे पहले वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाते, वो यहाँ से अनस्टेबल स्टेट से आते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए जब रुकते हैं तो वो यहाँ से पीछे से क्या करते हैं कि लेजर मीडियम के जो आपके पार्टिकल हैं वो पास कराते हैं, जो क्या करते हैं इनके साथ कोलाइड करते हैं और उनकी लाइट और अपनी आप उनकी एनर्जी और अपनी एनर्जी को बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जितने भी पार्टिकल होंगे, चाहे वो आपने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, चाहे वो खुद एक्साइट होकर डी एक्साइट मेटास्टेबल में हुए हैं, सबकी एनर्जी बराबर होती है। वो एनर्जी फिर क्या करते हैं, ये सारे के सारे 10-12 पार्टिकल थे, आपने तो 2 एक्साइड करवाए, लेकिन 10-12 8-10 आपने पीछे से भेजे, वो इन दोनों के साथ कोलाइड करने की वजह से उनकी एनर्जी भी बराबर हो गई। तो अब वो मेटास्टेबल स्टेट से 10-12 इकट्ठे नीचे की तरफ आएंगे, लाइट एमिट करेंगे। लाइट की पहले तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि आपने तो 2 एक्साइड कराए थे, निकले 10-12 है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। नंबर 2, उस वो मोनोक्रोमेटर होंगे एक ही वेवलेंथ की लाइट को, क्योंकि सारे के सारे मेटास्टेबल से निकल के ग्राउंड में आ रहे हैं, तो सारे एक जैसे ही लाइट को एमिट करेंगे, तो वो सारे सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमेटर होंगे। लेजर स्टैंड फॉर, हाँ लेजर लेजर स्टैंड फॉर भी पूछ लेते हैं समटाइम। ये भी मेरा ख्याल है एक दफा आया हुआ था, ये पता नहीं, अब मैंने एमफिल में देखा था या कहाँ पे देखा था, एमफिल में मेरा ख्याल आया था। लाइट, मैंने लिखा हुआ है लाइट एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन एम्पलीफाइड, लाइट एम्पलीफाइड और स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। अब आपको मैं थोड़ा सा उस तरफ लेके जाती हूँ, तो आपके 2 एमसीक्यूज आए थे। ये है आपके 2 एमसीक्यूज, जो मुझे मेल वालों के तो मिल गए थे, फीमेल वाली नहीं अभी मिले, जो 2020 में पेपर हुआ था। लेकिन मुझे इतना याद है कि वो बच्चों ने बताया था कि 3-4 एमसीक्यूज आए थे फीमेल के। तब तो पढ़ा था, अब याद भी नहीं आ रहा कि मुझे वो मैंने पेपर कहाँ रख दिया। फोटोकेमिस्ट्री है, द क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज मेजर्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कोलाइड एंड फोटोन ऑफ लाइट ऑफ इमिटेड। फिर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड एंड नंबर ऑफ फोटोन ऑब्जॉर्ब्ड। तो ये तो सिंपल सा है, आप लोग कहते हो क्वांटम एफिशिएंसी वो चीज होती है कि आप लोग कहते हो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट किए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल फोटोन एब्जॉर्ब्ड। एमिटेड नहीं कह सकते, जो एब्जॉर्ब हुए हैं उसके नतीजे में जिन्होंने कोलाइड किया है या वो रिएक्ट किए हैं या वो एक्टिवेट हुए हैं, उनको एफिशिएंसी के अंदर काउंट किया जाता है, जिसको आप लोगों ने क्वांटम यील्ड के नाम से पढ़ा है अभी अभी। ठीक है, ये वो वाला था। और जो दूसरा है वो है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच कैन कैरी आउट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल या फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये 2 दफा पूछा गया, उसके साथ उसने लिखा भी हुआ है। ये जो लिखी हुई है ना 2002 वन नहीं नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, इसने ऑप्शन गलती किया हुआ है। आप इसका जो ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन है, 500 to 1000। ठीक है, ये नैनोमीटर, नैनोमीटर भी कह सकते हैं। इसने अभी भी ये रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन नियरेस्ट अगर लगानी है तो आप लोग 500 to 1000 लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसका नन ऑफ दिस, इसने वैसे ही हर किसी में ना नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जवाब सही था नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि आप देखो, आप लोगों ने कहा ये यूवी और विजिबल को स्टडी करता है, तो यूवी विजिबल के तो कोई भी रेंज जो है ना वो सिलेक्ट नहीं है इसका, वैसे तो देखा जाए तो नन ऑफ दीज है। और अगर इसने पूछा हो नियरेस्ट रेंज, आगे खुद ही लिख दिया हो नियरेस्ट रेंज सिलेक्ट कर दे, नन ऑफ दीज का ऑप्शन ही ना हो तो आपने नन ऑफ दीज ही लगाना है। अगर ना हो तो फिर आप लोग इसको नियरेस्ट वाला ये वाला सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन है तो आप लोग नन ऑफ दीज का ही ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आए हुए थे।